प्लैनेट्स कौन कौन से काम करते हैं हमारे लग्जरी, लाइफस्टाइल एंड फाइनेंसेस के लिए? प्लैनेट्स सारे इन्वॉल्व होते हैं। जो सन है वो हमारे नेम और फेम का कारक है। हम किसी ऑफिस में एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या हम एम्प्लॉयर है, तो वो दिखाता है। कोई पर्टिकुलर भाव होता है वीनस का, तभी हमें लग्जरी लाइफ मिलती है? नहीं, कोई भाव नहीं होता, प्रैक्टिकल राशि होती है। शुक्र के साथ अगर राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता है, इंसान की जेब में पैसा नहीं होगा। सबसे पहले वीनस की जो रेमेडी है सभी हस्बैंड्स के लिए, उन्हें लग्जरी चाहिए तो उसके लिए वो अपनी पत्नी को खुश रखे। कैसे कौन कौन सी रेमेडीज होती हैं जिनसे हम अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? तो धन संपदा और वैभव के लिए चार्ट में ऐसी कौन सी प्लेसमेंट देखें वीनस की जिससे हमें धन लक्ष्मी या लाइफस्टाइल हमारी अट्रैक्ट हो? हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज वेलकम करती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमने काफ़ी ज़्यादा उनको रीलों में देखा है। जैसे कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो आप अपना वीनस अच्छा कर लें। अगर आपको लग्जरी लाइफ की तरफ जाना है तो भी आप अपना वीनस अच्छा कर लें। तो बेसिकली ये जो हमारे मिथ्स हैं या मिसकंसेप्शंस हैं, तो आज इन सब पे ही हम बात करेंगे हमारे आचार्य नवीन जी के साथ, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं। तो आज हम यही चीज़ें जानेंगे, क्या सिर्फ एक वीनस हमें इतनी लग्जरी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला के देता है, या और भी इसके पीछे और भी प्लैनेट्स का काम है, या यही प्लैनेट सबके लिए काम करता है, या फिर सबके लिए कुछ अलग अलग है। तो चलिए चलते हैं, सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। तो सर, लास्ट टाइम हमने बात करी थी मैरिज से रिलेटेड, राइट? तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ वीनस। वीनस एक ऐसा मिसकंसेप्शन बन चुका है क्योंकि इतने सारे मिथ्स आ गए हैं, इतनी सारी वीडियोस बन चुकी हैं। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, पैसा चाहिए लाइफ में, लग्जरी चाहिए, तो आप अपना वीनस प्लैनेट अच्छा करें। और वीनस प्लैनेट की इतनी सारी रेमेडीज़ हैं, हम बात भी करेंगे तो आई गेस हमारा पॉडकास्ट सिर्फ वो रेमेडीज़ को डिस्कस करते हुए निकल जाएगा। तो एक्चुअली इन पे क्या सच्चाई है, क्या झूठ है? देखिए, सिर्फ वीनस एक चीज़ का पर्टिकुलर रोल नहीं निभाता। अच्छा। और भी अदर प्लैनेट्स ऐसे हैं हमारे पास, और सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, मल्टीपल हाउसेस हैं हमारी लग्जरी से रिलेटेड। तो सिर्फ हम ये कह दें कि देखो, वीनस को एक पर्टिकुलर रोल दिया गया है कि वीनस का कारतत्व क्या रहने वाला है, बट वो हर इंसान की कुंडली में अलग अलग प्लैनेट होते हैं। जैसे कि बेसिकली फोर्थ हाउस है जो हमारा सुख स्थान है। अच्छा। तो ज़रूरी नहीं है फोर्थ हाउस में हमारा जुपिटर ही रोल करे उसे, या मून ही रोल करे, या सन रोल करे। कोई भी प्लैनेट हो सकता है उसका रूलर, क्योंकि देखो 12 कुंडलियाँ हैं, ठीक है। हर प्लैनेट के पास दो दो भाव हैं, दो दो राशियाँ हैं, और चंद्रमा और सूर्य के पास अपनी एक एक राशि है जी। तो फोर्थ हाउस ना अलग अलग हो सकता है, और हर किसी का होता है मैक्सिमम अलग। कभी किसी के कुछ एस्पेक्ट अलग होते हैं, ठीक है। कुछ और प्लैनेट फोर्थ हाउस पे दृष्टि डाल रहे होते हैं, कोई और प्लैनेट वहाँ बैठा होता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। कोई दूसरे प्लैनेट से आपस में नक्षत्र में कैसे आपस में रिलेशन बना रहा है। तो कभी भी ना एक चीज़ से कुछ भी हम जज नहीं कर सकते। और हालांकि एस्ट्रोलॉजी में जो धन संपत्ति के मालिक कहे गए हैं वो एक तो चंद्रमा है और दूसरे हैं बृहस्पति। ओके। तो बट वीनस को लग्जरी से जोड़ा गया है। जी। तो वीनस सिर्फ इसलिए एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारी इस लाइफ में निभाता है कि हमारी लग्जरी कैसी होगी। इट मीन्स कि जो फाइनेंसेस हैं वो हमारा वीनस नहीं दिखाता है। वो वीनस नहीं दिखाता, बाकी और भी प्लैनेट्स हैं और भी भाव हैं जो एक साथ काम करते हैं, तो हमारी टोटल चीज़ को सामने लेकर आते हैं। ओके। तो बेसिकली हम थोड़ा सा पहले भावों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से भाव हमारे जो लग्जरी फाइनेंसेस की तरफ प्रभाव डालते हैं। देखिए, एक तो है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस कहा गया है धन का। अच्छा। धन भाव, इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और फिर बात करते हैं हम फोर्थ हाउस, हमारे सुख, हमारे एसेट्स, हमारे पास गाड़ी, घर कैसा होगा कैसा नहीं, वो हमें फोर्थ हाउस दिखाता है। ओके। नेक्स्ट है सिक्स्थ हाउस, क्योंकि वो हमारे कर्म स्थान का, हमारे बिजनेस का भाग्य स्थान है। सिक्स्थ हाउस हमारे कंपटीशन का है, हमारे बिजनेस में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारा अगर सिक्स्थ हाउस वीक है तो हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे आगे निकल जाएंगे। सही बात। अब फिर नेक्स्ट आती है सेवेंथ हाउस के ऊपर। सेवेंथ हाउस ये है, अगर हमारा पार्टनरशिप में बिजनेस है
तो हमारे पार्टनर में आपस में कितने अच्छे रिलेशंस या आपस में कितनी अच्छी समझ रहने वाली है। जिस दिन वो रिलेशनशिप बिगड़ेगा हमारे बिजनेस में लॉस होने वाला है। ओके। 10th हाउस हमारा व्यवसाय का भाव है, ठीक है। अगर यही कमज़ोर होगा तो ऐसे में आपने बहुत जगह देखा होगा कि कोई भी इंसान क्विक बिजनेस चेंज करता है, तो वो 10th हाउस का कमज़ोर होना और उसके साथ 6th हाउस का मेलेफिक होना, ओके। तो ये उसके कॉम्बिनेशंस हैं। और दूसरा लास्ट 12th भाव, ये सिर्फ भावों में लास्ट है कि 12th भाव क्या है कि हम अपने एसेट्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, खर्चा हमारा, कि हम बेसिकली किस चीज़ पे ज़्यादा खर्च करते हैं। क्या हम प्रॉपर्टी पे ज़्यादा खर्च करते हैं, या हम गोल्ड पे ज़्यादा खर्च करते हैं, या फिर वो हमारे बिल्स हॉस्पिटल के बढ़ रहे हैं, या हमारे ऊपर कोई पिटीशन लगी हुई है, हमारे ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, पैसा वहाँ खर्च हो रहा है। तो सिर्फ एक भाव या एक प्लैनेट इस पे काम नहीं करता। ओके। ये सारी चीज़ें जो हमें बारीकी से देखनी पड़ती हैं, और इसके भी अंदर और गहन जाने के लिए हमें D10 चार्ट देखना पड़ता है। ओके। दशमांश चार्ट वो है कि वो हमारे व्यवसाय को दर्शाता है। हमारा मान लीजिए ऊपरी सतह तो बहुत अच्छी है कि भाई ऊपर से प्लैनेट सारे अच्छे बैठे हुए हैं, अच्छे, बट उसके बाद भी हमें कामयाबी नहीं मिल रही, तो वो हमारे ऊपर की परत को तो हमने D1 चार्ट से देख लिया। D10 हमारी अंदर की सतह दिखाती है कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो हमें सूट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। चेंजेस तो बार बार नहीं होंगे। सेम ये वो भाव है, जैसे मान लीजिए ऊपर से मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, बट अंदर से मैं इतना खराब आदमी हूँ कि मेरे से खराब आदमी हो नहीं सकता। तो यही हमारे हॉरोस्कोप में होता है। ऊपर की कुंडली बहुत अच्छी है, बट D10 में प्लैनेट्स की पोजीशन जो है बिगड़ती जा रही है। तो ऐसे में चैलेंजेस आना, कॉम्पिटिटर से लड़ाई होना या पार्टनर से लड़ाई होना, ये स्वाभाविक बात है। ओके। तो मतलब सिर्फ एक बेसिक कुंडली का एक चार्ट देख के हमें नहीं पता चलता हाँ जी, कि हमारी लाइफ में कितनी लग्जरी है, कितने फाइनेंसेस हैं। हाँ जी, इट मीन्स हमें पूरे अपनी कुंडली को स्कैन करना पड़ता है ताकि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देख पाएं और उसको ठीक कर पाएं। हाँ जी। अभी तक हमने भावों की बात कर ली, अब हम जानते हैं कि प्लैनेट्स कौन कौन से काम करते हैं हमारे लग्जरी, लाइफस्टाइल एंड फाइनेंसेस के लिए। ठीक है, देखिए प्लैनेट्स सारे इन्वॉल्व होते हैं, 9 के 9 ग्रह हैं, सब इन्वॉल्व होते हैं किसी ना किसी तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको बता देता हूँ कि बेसिकली इन चीज़ों के कारक कौन कौन से प्लैनेट होते हैं। जी। देखिए जो सन है वो हमारे नेम और फेम का कारक है, जी। ठीक है। तो हमारा नेम और फेम किस तरीके का होगा वो सन की पोजीशन से हमें पता चलेगा। ओके। हमारी पोजीशन क्या होगी, हम किसी ऑफिस में एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या हम एम्प्लॉयर हैं, ओके। तो वो दिखाता है चंद्रमा, मून, ठीक है। अब तीसरा है मरकरी। मरकरी का क्या काम है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। मान लीजिए हमें कोई बात अपनी रखनी है, अगर हमारा बुध अच्छा नहीं होगा तो हम बात को ठीक तरीके से नहीं रख पाएंगे, प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। हम कहना कुछ और चाहेंगे बट ऑपोजिट वाले बंदे को हमेशा उल्टा लगेगा, जी। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जुपिटर के ऊपर। जुपिटर का, मैं कहता हूँ सबकी कुंडली में जुपिटर का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब या अगर नेगेटिव है या गलत भावों में बैठा है तो इंसान को जुपिटर की रेमेडीज करनी चाहिए। ओके। क्योंकि जुपिटर एक अकेला प्लैनेट ऐसा है जो हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हमने उसे शॉर्ट में नाम दिया है गुरु। गुरु हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ को हमारे पास नहीं आने देते। और प्लानिटरी वाइज भी आप देखें तो बहुत से एस्टेरॉइड्स ऐसे आते हैं जो अर्थ के पास आते हैं बट एकदम ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो वो किसकी वजह से, वो जुपिटर की वजह से होता है। तो जुपिटर इज प्रोटेक्टर, वो सेवियर है, तो एक कारण हो गया। और धन संपदा का स्वामी भी जुपिटर है। अच्छा। अब बात करते हैं शनि की। अगर किसी भी अच्छे प्लैनेट के ऊपर और मतलब मान लीजिए किसी भी शुभ प्लैनेट के ऊपर अगर शनि की दृष्टि आ गई तो शनि महाराज की दृष्टि जो है थोड़ी सी खराब मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि शनि महाराज जहाँ देखते हैं वहाँ की हानि करते हैं और जहाँ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पे वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो शनि का ये रोल हो गया। और दूसरा, काल पुरुष की कुंडली में शनि की एक मकर राशि ऐसी है जो हर चीज़ से परे है। परे कैसे कि अगर हम सारे प्लैनेट्स को उसकी मूल त्रिकोण राशियों में बिठाएं तो एक भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जिसकी दृष्टि 10th हाउस पे आए, अच्छा। यानी शनि की मकर राशि पे आए।
एक भी प्लैनेट ऐसा नहीं है। तो इस पर्पस से भी शनि अच्छा हो गया। व्यवसाय चुनने में भी शनि का एक बहुत बड़ा रोल है। कहते हैं शनि महाराज मेहनत जरूर कराते हैं लेकिन फल भी बहुत फल देते बहुत हैं। अच्छा देते हैं। वो डिलेनेस के कारक हैं, वो डिले करेंगे पर डिनाय कभी नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो ये हो गया शनि की बात। अब बात करते हैं मार्स के ऊपर। तो मार्स का क्या कारण है? मार्स हमेशा ना हमें काम करने की एनर्जी देता है, ठीक है, हमें एक कमांडर बनाता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में एचआर हो, ठीक है, या आप किसी कंपनी में बॉस हो, बट आपके एम्प्लॉयज आपकी कमांड नहीं सुन रहे, तो ऐसे में क्या आप काम नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। तो ये हो गया मार्स का रोल। अब बात करते हैं राहु और केतु के बारे में। राहु जैसा बाहुबल किसी के पास नहीं है, किसी भी प्लैनेट के पास राहु जैसा बाहुबल नहीं है। तो और न्यू वेज, मतलब न्यू टेक्निक्स ढूंढना। आजकल हम लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब जितने भी गैजेट्स हैं इन सबको यूज़ करते हैं, उसे यूज़ करने की शक्ति जो है वो राहु महाराज के पास है। कहते हैं लॉजिकल ब्रेन देता है राहु। लॉजिकल ब्रेन देते हैं, और वो हमेशा मेटेरियलिस्टिक गेन की बात करते हैं, इस संसार की बात करते हैं, और नए नए तरीके जो हैं, जो नई नई टेक्निक्स हैं या न्यू वेज हैं, वो हमेशा वो खोलते हैं। मान लीजिए कोई काम नहीं बन रहा, तो जो राहु प्रधान कुंडली होगी वो मतलब इतना क्विक रिस्पॉन्स करेगा कि वो काम कैसे करना, अच्छा इस वे से नहीं होगा, दूसरा वे ट्राई करते हैं, दूसरा वे नहीं तो तीसरा वे ट्राई करते हैं। तो उसके पास वेज हैं बहुत सारे, वो लॉजिकल थिंकिंग है, प्रैक्टिकल थिंकिंग है। अपनी चीज़ों तक, अपनी टारगेट तक अचीवमेंट करना है उसे, तो वो सारे रास्ते ढूंढ ही लेता है। नहीं, अचीवमेंट राहु के हाथ में नहीं, अचीवमेंट सिर्फ मंगल के हाथ में है। अच्छा। अचीवमेंट जो है वो मंगल देता है कि मान लीजिए किसी भी कंपनी में कोई काम नहीं बन रहा, तो कोई भी मंगल प्रधान अगर कुंडली का जातक है, आप उसे वो काम सौंप दीजिए, वो आपका काम पूरा होकर ही लौटेगा। तो राहु सिर्फ न्यू टेक्निक्स, न्यू वेज खोलते हैं, नए रास्ते बनाते हैं। तो ऐसे सारे प्लैनेट्स ना आपस में जुड़े हुए हैं। तो किसी भी एक प्लैनेट से कह देना धन संपत्ति का स्वामी, या सिर्फ एक बेसिक डिटेल दी है वीनस के बारे में कि ये हमारी लग्जरी को दर्शाता है, बट 9 के 9 प्लैनेट्स एक साथ काम करते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स मिलता है हम लोगों को। एग्जैक्टली। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक लग्जरी लाइफस्टाइल कहाँ से आएगी? बस वीनस का रोल कहाँ पे आता है मैं वो आपको बताता हूँ। जी। मान लीजिए आपके पास पैसा बहुत सारा है, बट आप रहते वही 4x4 के कमरे में, एक छोटे से कमरे में, आपके पास पैसा बहुत सारा है, बट आपके पास चलाने को सिर्फ साइकिल या बाइक है। अब जिनका वीनस कमजोर होगा ये उनकी कंडीशंस है। अच्छा। अब जिनका वीनस अच्छा होगा ना, तो वो क्या होगा, उनके पास महल होंगे रहने के लिए, अच्छा वेल मेंटेन्ड घर होगा, अच्छी लग्जरी लाइफ होगी, मतलब एसेट्स होंगे उनके पास, प्रॉपर्टीज, गोल्ड और इवनली व्हीकल्स, ये सारे ऑप्शन उनके पास होंगे। अच्छा। तो वीनस को इस तरीके से यहाँ जोड़ा गया है कि वीनस इसलिए ज़रूरी है, हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी अर्निंग को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ओके। तो कोई पर्टिकुलर भाव होता है वीनस का जहाँ पे वो बैठते हैं वीनस, तभी हमें लग्जरी लाइफ मिलती है? नहीं, कोई भाव नहीं होता, प्रैक्टिकल राशि होती है। अच्छा। एक नीच राशि होती है और एक उच्च राशि होती है। नीच राशि उनकी कन्या है, शुक्र की। अगर शुक्र कभी भी कन्या राशि में किसी भी भाव में बैठा हो, भाव मैटर नहीं करता, बट 6 नंबर की राशि कन्या ये मैटर करती है, तो वहाँ पे शुक्र नीच का हो जाता है। अब जिस भाव में वो बैठेगा उससे रिलेटेड कमियां दिखाएगा। अच्छा। मान लीजिए वीनस 4th हाउस में बैठ गया नीच का होकर, तो वो हमारे सुखों में कमी दिखाएगा, और हमारे, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको कि भाई पैसा हमारे पास बहुत है, बट हमने उसका कोई यूज नहीं रखा हुआ, यूज नहीं किया हुआ, बस हम जोड़ते जा रहे हैं जी। ऐसे ही अलग अलग भाव के अलग अलग कारतत्व हैं जी। और वहीं पे अगर 4th हाउस में वीनस उच्च का है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट पड़ता है कि जब उच्च का शुक्र या कोई भी प्लैनेट जब उच्च का होता है ना, तो वो बहुत तेज भागता है, वो सोचता है सिर्फ मैं ही मैं हूँ। उसे भी हमें बैलेंस रखने की जरूरत है। एग्जैक्टली। वो क्या करेगा, वो सेविंग्स कम करेगा, खर्च पे ज्यादा ध्यान देगा। एग्जैक्टली। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12th भाव में 12th राशि आती है, और वहां शुक्र उच्च का है, और जो कि व्यय स्थान है, खर्चा करने का भाव है, तो वो खर्चवाएगा सिर्फ, वो और किसी पे ध्यान नहीं देगा, सिर्फ खर्चा करो, कमाओ और खर्चा खर्च दो। तो आजकल जो लाइफस्टाइल होगी है लोगों की, बेसिकली वो ऐसी ही कुछ हो गई है कि लोग कमाते हैं और हर चीज़
को लग्जरी की तरफ देखते हैं हाँ जी। कि आज मेरे पास पैसा आया, मैं लग्जरी आइटम बाय कर लेता हूँ, या फिर कुछ लग्जरियस लाइफ, रिजॉर्ट्स वगैरह पे जाना, वहाँ स्टेकेशंस करना। तो ये कहीं ना कहीं कालपुरुष की कुंडली को ही दर्शाता है। ये वही दिखाता है, ये हमारे कर्म का विधान है, ये हमारे बारे में प्रैक्टिकली चीज़ें सामने खोल के रख देता है। ओके। हम कितने हद तक सेविंग करने वाले हैं, हम कितने हद तक खर्चा करने वाले हैं, ये सब हमारी कुंडली बताती है। और स्पेशली इन चीज़ों को तो वीनस दर्शाता है। ओके। तो जैसे आपने कहा था कुछ शुक्र नीच का है, तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे कि थोड़ा अपना लाइफस्टाइल को खींच के लेकिन सेविंग्स पे बहुत ध्यान देते थे, तो क्या ये वहीं से रिलेटेबल है? बिल्कुल वहीं से रिलेटेबल है। और पता है, देखिए पहले के टाइम में क्या है कि चीज़ें ना ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी चला करती थी जी। आज जितना एडवांस है हमारा टाइम, टेक्नोलॉजीज़ है हमारे पास, कि भाई हमारे पास गैजेट भी है, इन चीज़ों की वजह से क्या है हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी। पहले टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले आपने देखा होगा बहुत कम घर में फ़ोन मिलते थे। बिल्कुल सही। तो वो उस टाइम पे उच्च के शुक्र के कारण है, उनका कहीं ना कहीं शुक्र जो है बहुत वेल प्लेस्ड होगा और उच्च का बैठा होगा। ठीक है, अब क्या है, अब उस भागदौड़ की जिंदगी को दिखाना, अब देख लिए शुक्र के साथ अगर राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो जानबूझ के इंसान की जेब में पैसा नहीं होगा, बट वो आपको ऐसा दिखाएगा कि मेरे पास बहुत पैसा है। अच्छा। और वो उस चीज़ को ना पाने के लिए, मान लीजिए कोई भी चीज़ उसे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांडेड फ़ोन चाहिए बहुत अच्छे वाला, तो उसके पास भले ही 50,000 रुपये हों, बट वो उसकी उम्मीद होगी मेरे को 1.5 लाख रुपए का फ़ोन खरीदना है। ओके। तो बहुत ज़्यादा आगे भगाने का। और पुराने टाइम पे ऐसा नहीं होता था, पुराने टाइम पे सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान था। एग्जैक्ट। क्यों? क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। फिर वहीं बात आती है सेकंड हाउस, वहाँ से सेकंड हाउस एक्टिवेट होता था। और जब जॉइंट फैमिली होती है, देखिए सारे प्लैनेट्स के पास हमारे रिलेटिव्स के एक एक कार तत्व हैं जी। ठीक है, तो प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली अच्छे हुआ करते थे क्योंकि हमारे कर्म ऐसे थे। मान लीजिए हमारे अपनी माँ से रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो हमारा चंद्रमा बहुत अच्छा है। ठीक है, हमारे पिता से रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो हमारा सूर्य बहुत अच्छा हुआ। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे रिलेशन अच्छे हैं, मान लीजिए हमारे दादाजी हैं, या हमारे पुराने टाइम पे गुरु परंपरा बहुत चलती थी, तो सबके जो हमारे पुरोहित होते थे उनका आदर सम्मान करना, तो उससे जुपिटर अच्छा होता था। आपस में सारे भाई मिल के रहते थे, उससे मंगल अच्छा होता था जी। ठीक है, तो ये सारे प्लैनेट्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो उस टाइम बहन बुध का कारक होते थे, तो ये सारे कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए रिलेशंस हैं। तो उस टाइम पे इतनी परेशानियां नहीं थी। आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो अब हम रेमेडीज की तरफ भाग रहे हैं। एग्जैक्टली। पहले रेमेडीज ऑटोमेटिक हर घर में हुआ करती थी। आप अपने फैमिली पर्सन से रिलेशन अच्छे कर लो, आपका प्लैनेट अच्छा हो जाता है जी। तो यही एक आज की डेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई है कि जो फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं, तो इसीलिए आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा सोचना, टेंशन, लग्जरी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना, भागना, तो इसलिए आजकल ये ज़्यादा लगा हुआ है। बिल्कुल। आज भी बहुत सी जॉइंट फैमिलीज ऐसी हैं जो बहुत अच्छा जीवन काट रही हैं, लग्जरी भी है, हर चीज़ है उनके पास जी, बट जो न्यूक्लियर है वो ज़्यादा परेशान है। क्योंकि समटाइम्स जो प्लैनेट डिस्टर्ब हो गए हैं, जिनको हमने छोड़ दिया है पीछे रिश्तों को, वो कहीं ना कहीं कुछ तो रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट देते हैं। हर चीज़ देखिए, कोई भी चाहे हमारे शरीर पे चोट लगे या कुछ भी हो, वो निशान छोड़ जाती है। सेटबैक जरूर आता है, सेटबैक जरूर आता है। दैट इज कर्मा। हाँ, दैट्स कर्मा। कुंडली भी तो कर्मा ही है। कुंडली एक जरिया है हमारे कर्मा को दर्शाने के लिए। देखो, ये एक हम कह सकते हैं कुंडली एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है। साइंस भी इसमें बहुत अच्छा है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस आजकल इंग्लिश में इसका टर्म यूज करते हैं। तो ये ना कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन। जैसे हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो अलग अलग केमिकल्स को मिलाते हैं आपस में, कुछ बहुत अच्छा हो जाता है तो भाई उसे एक ब्रांड मिल जाता है, एक पर्टिकुलर चीज़ मिल जाती है, नाम मिल जाता है। और वहीं अगर कुछ गलत हो जाता है तो ये प्लैनेट्स का भी यही है। कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो आपस में मिलते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं, और कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे दिखाते हैं कि हमारा सब बेड़ा गर्क हो जाता है। ओके, तो फाइनेंशियल और लग्जरी कौन सा प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस दिखाते हैं? देखिए, इसके लिए सारे प्लैनेट्स ज़रूरी हैं। किसी भी एक प्लैनेट को कह देना वो एक बहुत गलत बात है कि भाई आपको लग्जरी चाहिए तो आप वीनस स्ट्रॉन्ग कर लो तो उससे काम हो जाएगा, कभी नहीं होने वाला। और बहुतों ने प्रैक्टिकल किया भी होगा, बट वो आज भी परेशान होंगे, लग्जरी नहीं आ रही हमारे पास एक्चुअली। क्योंकि यूट्यूब पे इतनी छोटी छोटी और इतनी बेसिक रेमेडीज हैं कि आप दिया जला लीजिए, आप ये कपड़े दान दे दीजिए, या ये कलर का कपड़ा आप अपने घर में रखिए, तो ये रेमेडीज काम करती भी हैं। देखिए, ये ना फिर वही बात है, पहले क्या है,
हमें कार्मिक परिवर्तन लाना है। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर मान लीजिए सबसे पहला कार तत्व हमारे घर में छुपा हुआ है शुक्र के, जो कि हमारी धर्म पत्नी है। जी। अगर कोई भी जातक अपनी पत्नी को परेशान कर रहा है और बाहर जाके वो रेमेडी कर रहा है, एग्जैक्टली। तो कोई रिजल्ट नहीं है उसका कोई फल नहीं मिलेगा। कोई फल नहीं है। पहला काम उसका ये बनता है कि अपने पार्टनर को खुश रखे। अपने प्लैनेट जो उसके आसपास ही घूम रहा है वही है। फिर वही कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। एग्जैक्टली। तो ये वो वाली कहानी है। तो अपने घर को वो कुछ नहीं समझता और बाहर वो सब कुछ समझता है। तो सबसे पहले वीनस की जो रेमेडी है सभी हस्बैंड्स के लिए, उन्हें लग्जरी चाहिए, उन्हें एसेट्स अच्छे करने हैं, तो उसके लिए वो अपनी पत्नी को खुश रखें। और पत्नी का क्या रोल है कि वो हमेशा अपने हस्बैंड के सामने एक तो आदर करे जी अपने हस्बैंड का, ठीक है, क्योंकि उसके लिए वो मार्स और जुपिटर दोनों है। जो वाइफ के लिए हस्बैंड है वो मार्स और जुपिटर दोनों का रोल निभाता है। तो पत्नी के लिए सबसे पहला कार तत्व है। उससे क्या होगा, उसके 2 प्लैनेट ठीक होते हैं, वाइफ के 2 प्लैनेट ठीक होते हैं, और जुपिटर अगर जिसका अच्छा हो जाए तो उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल सही। तो पुराने टाइम पे जब बहुत से महात्मा घर आया करते थे, या आपने देखा भी होगा मैक्सिमम आज भी, और लेडीज़ जो हैं वो बिना किसी से पूछे, बिना कुछ कहे, वो जुपिटर का स्टोन पहन लेती हैं जी। पुखराज वो कभी भी पहन लेती हैं। बट मैं ये सलाह दूंगा, ये गलत चीज़ है, ऐसे ही कोई भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। बट मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि जुपिटर अच्छा, सिर्फ जुपिटर इसलिए अच्छा किया जाता था कि हमारे जो बाकी नेगेटिव प्लैनेट्स के इफेक्ट हैं वो कम हो जाए। पहले की महानता भी अलग थी। पहले गुरु या ऋषि लोग आते थे तो उनको बिठा के आदर सत्कार से उन्हें भोजन कराया जाता था, तो वो कहीं ना कहीं उनका जुपिटर स्ट्रांग होता था, नेचुरली होता था। बिल्कुल। लेकिन आजकल के एरा में कह लीजिए लोग इस चीज़ को भी एक धंधा सा बना लिया है कि जो मांगने आते हैं वो भी कोई गलत इंटेंशन से आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इस चीज़ से सबको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में धर्म के नाम पर बहुत से फ्रॉड्स हैं। Exactly. ठीक है, तो हमें भी, चाहे हम भी हों, एक बार को हमें भी डर लगता है राह चलते की सेवा करने में। बिल्कुल सही। या कुछ पूछने में उससे हमें भी डर लगता है कि ऐसा ना हो कि ये बंदा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली कई बार बहुत सी न्यूज़ मैंने सुनी या कुछ सुना, कोई साधु का रूप बना कर, देखिए छोटी छोटी विद्याएं हैं, ठीक है, किसी ने कोई सीख ली, हिप्नोटिज्म बहुत हुआ करा है अभी, मतलब जस्ट मैं अगर 5 से 7 साल पहले की बात करूं तो हिप्नोटिज्म बहुत नॉर्मल रहा है। आपके घर में आते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं और आपको लूट के निकल जाते हैं, और आप उसके बाद कुछ कर भी नहीं पाते। तो इस चीज़ से सबको सतर्क रहना चाहिए। पुराने टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। एक अच्छी कोटि के साधक हुआ करते थे जो भगवान को, मतलब भगवान से आपको जोड़ने के लिए उकसाते थे। पहले के लोग जुपिटर स्ट्रांग करते थे, आजकल तो वही ले जाते हैं। हाँ, वही ले जाते हैं, तो इसलिए विश्वास भी उतर गया है लोगों का इन चीज़ों से। तो पर ठीक है, मैं बार बार एक चीज़ सलाह देता हूँ, किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल करने से मतलब किसी भी चीज़ की रेमेडी करने से पहले अपने आसपास के उस रिलेटेड रिलेशंस को अच्छा करें। Okay. अगर आपके पास वो रिलेटिव मौजूद नहीं है तो आप रेमेडीज़ करें, नहीं तो मैक्सिमम चीज़ें हमारे घर में ठीक हो जाती हैं। तो सर, जैसे कि आप अभी रेमेडीज़ की बात कर रहे थे, तो हम रेमेडीज़ पे ही चलते हैं कि ऐसे कौन कौन सी रेमेडीज़ होती हैं जिनसे हम अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे जो देवी देवताओं में, हर देवी देवता के पास एक ना एक कह सकते हैं जैसे मिनिस्ट्री है, पार है, जो पार कह सकते हैं हम, बिल्कुल। तो एक ना एक कुछ ना कुछ पार है, हर एक देवी देवता को एक पर्टिकुलर चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि अब धन की बात हो रही है तो लक्ष्मी जी, तो धन संपदा और वैभव के लिए आपने कई बार मतलब जो अष्टलक्ष्मी का रूप है उसमें वैभव लक्ष्मी का जिक्र आता है। बिल्कुल सही। वो कहीं ना कहीं वीनस से रिलेट होती हैं। अच्छा। वैभव मतलब क्या, लग्जरी। एग्जैक्टली। तो वो वहाँ से रिलेशन है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, रेमेडीज की है कि श्री सूक्त का पाठ अच्छा पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ सकते हैं, अगर आपकी संस्कृत अच्छी है। नहीं तो उसे सुने, किसी भी एक अच्छी, आपको लगता है कि आप जिसे भी फॉलो करते हैं आजकल, तो उनकी आवाज़ में उसे सुने। और साथ ही साथ इसके साथ श्री पुरुष सूक्त का पाठ ज़रूर सुने। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए कि श्री पुरुष सूक्त का जो पाठ है वो भगवान विष्णु को अर्पित है। ओके। विष्णु के बिना लक्ष्मी कुछ नहीं है, आती। कुछ नहीं है, वो हमेशा उल्टी बुद्धि लेके आएंगी। ठीक अच्छा। है, तो इसलिए, और घर के जो मंदिर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हूँ भगवान विष्णु के,
ऐसी एक प्रतिमा ज़रूर रखनी चाहिए, ऐसी एक तस्वीर ज़रूर रखनी चाहिए। इससे मुझे याद आया, मैंने सोशल मीडिया पे एक रील देखी थी कि अगर आपको अपना लग्जरी या लाइफस्टाइल स्ट्रॉन्ग करना है तो आप अपने हस्बैंड के पैर ज़रूर दबाएं। वो देखिए पता क्या है, ये माना जाता है कि जो घर की बहू होती है वो लक्ष्मी होती है। तो बहू लक्ष्मी है तो लक्ष्मी का हस्बैंड ऑब्वियसली बात है विष्णु भगवान। जी तो ये ऐसी ऐसी चीज़ों को आपस में जोड़ा गया है। जी और वैसे भी देखिए अभी फिर वही बात आती है कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड की कुछ भी सेवा कर रही है तो उसके 2 प्लैनेट्स ठीक हो रहे हैं। और जुपिटर जब अच्छा होता है तो कोई भी प्लैनेट, पापी प्लैनेट या कोई भी अदर प्लैनेट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही बात हस्बैंड के लिए वाइफ पे लागू होती है कि उनका अगर हम उनका मान सम्मान कर रहे हैं, उनको आदर कर रहे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तो उनका वीनस स्ट्रांग होता है। तो वीनस स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिक लग्जरी आपके पास आएगी, और हस्बैंड के पास लग्जरी आएगी तो वाइफ के पास वाइफ के पास आएगी। ऑब्वियसली बात है, ट्रांसफर होना है वो तो सर एक रेमेडी तो आपने बता दी, क्या और भी ऐसी रेमेडीज हैं? हाँ जी। तो वीनस क्या है, ये हमारे जो हेयर्स हैं मेंस के लिए, ये हेयर्स और ये शेव हमारी बियर्ड और मुस्टैच, इसे वेल ड्रेस्ड रखें। ओके तो इससे क्या है, वीनस हमारा और अच्छा होता है। फिर पहले ध्यान दीजिए, पहला रेमेडी क्या है, वाइफ को खुश रखना है, शुक्र उससे प्रबल होगा। सेकंड रेमेडी मैंने आपको बताया श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ। अब ये थर्ड रेमेडी है कि अपने जो ये हेयर्स हैं ये शुक्र का कारक है। हमारी बियर्ड्स और हमारे ये हेयर्स ये शुक्र का कारक है। तो इसे वेल मेंटेन्ड रखना मतलब हमारा वीनस अच्छा होना। और पहना हुआ कपड़ा दोबारा नहीं पहनना। अच्छा, एक बार जो कपड़ा पहन लिया उसे बिना वॉश किए दोबारा नहीं पहनना है। तो ये क्या है, ये वीनस और स्ट्रांग होता है इन चीज़ों से। अच्छा तो ये एक छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं। और वही नहीं, शनि भी अच्छे होते हैं। दोबारा कपड़ा पहना हुआ अगर हम दोबारा ना पहने बिना वॉश किए तो उससे शनि भी अच्छे होते हैं। अच्छा तो ये 3-4 रेमेडीज़ हैं इंसानों को करनी चाहिए एक लग्जरी लाइफ के लिए। और फिर वही बात कि सारे प्लैनेट्स आपस में काम करते हैं, सिर्फ वीनस से कुछ नहीं होता। तो ये जो रेमेडीज हैं वो सबके लिए एक जैसी हैं या इनके में भी कुछ डिफरेंट है? नहीं, ये सबके लिए सेम होती है। ये जर्नल रेमेडीज ये जनरल रेमेडीज़ हैं। ओके अब किसी को अगर पर्टिकुलर रेमेडीज चाहिए होती हैं तो वो हमें चार्ट पढ़ना पड़ता है। ओके तो उस हिसाब से हम रेमेडी देते हैं लोगों को। ओके तो पर्टिकुलरली अगर किसी ग्रह की रेमेडी चाहिए या लग्जरी से रिलेटेड अपनी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चाहिए तो आप कंसल्टेशंस देते हैं, हाँ राइट? जी। तो सर एक मिथ और है, हम्म, मैंने सुना है लग्जरी की रेमेडीज के लिए, फाइनेंसिस की रेमेडी के लिए, कि आप अपने घर में एक पेंटिंग लेके आइए जिसमें नलका सोने का हो और उसमें से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। क्या ये काम करता है? नहीं, देखिए अब वो रिलेशन हो जाता है हमारा वास्तु से रिलेटेड। जी तो सिर्फ किसी पेंटिंग को करने से फिर वही बात है, हमने अपने कर्म तो अच्छे करे नहीं। जी ठीक है, जो हमें करना चाहिए वो हमने किया नहीं, बट ऊपरी दिखावे कि हम 50 चीज़ें कर रहे हैं, तो वो किसी काम की नहीं है। ओके फिर चाहे आप सच में कुबेर जी लाके बिठा लो, जी फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको फल नहीं मिलने वाला। पहले देखो, ये जो कर्म है ना, कर्म और उपाय ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। Exactly. ये जुड़े हुए हैं। बिना कर्म के उपाय 0 होता है। तो इसलिए कर्म प्रधान। और देखिए वैसे भी हर जगह कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। ठीक है, तो ये सीधी सी एक बात है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें मिलेगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए कर्म पहले है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी कुंडली में नहीं लिखी है हमारे पास आनी, बट जब इंसान दृढ़ निश्चय से एक अच्छी मंशा से कर्म करता है ना, तो परमात्मा उसका साथ देता है। भगवान ये काम करता है। लोग कहते हैं कि भाई दुख आया तो भगवान ने दे दिया। दुख सुख भगवान के नहीं है, दुख सुख हमारे ही कर्म है। अब जब हम कोई भगवान की शरण, देखो सबसे भगवान का एक अच्छा नाम है शरणागत वत्सल। ये भगवान को सबसे प्रिय नाम है। जब भगवानों कोई कहता है भाई आप शरणागत वत्सल हैं, एक बार शरण ग्रहण कर लो, आपका सब कष्ट मिटा देते हैं। बिल्कुल। तो एक कर्म यहाँ काम करता है। कर्म ये नहीं कि भाई हमने अपने पैर फुड़ाई कर रहे हैं तो कर्म हमारे अच्छे, मतलब फिर भी सब चीज़ देख के चल रहे हैं बट भगवान को भूल गए, तो वो भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते। तो दोनों चीज़ें आपस में कोरिलेटेड है। चाहे आप कर्म कर रहे हो, चाहे आप कोई परिहार कर रहे हो, या फिर आप भगवान की पूजा कर रहे हो। खाली भगवान की पूजा करते रहोगे, कर्म नहीं करोगे तो वो भी 0 है। जी तो इसलिए सारी चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं, आपस में एक दूसरे से अटैच्ड है। एक भी मिसिंग होगी तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो सर हम वापस आते हैं अपने वीनस पे। काफ़ी लोगों के ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, लोगों के मिथ्स भी हैं कि चार्ट में ऐसी कौन सी प्लेसमेंट देखें
या वीनस की जिससे हमें धन लक्ष्मी या लाइफस्टाइल हमारी अट्रैक्ट हो? देखिए इसके ना बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। जी जब जब वीनस एक तो उच्च स्थान पे आता है और शुभ भावों में आता है, जी 1, 5, 9 या केंद्र में आके बैठता है, तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है वीनस की। ओके बट केंद्र में 7th हाउस भी आता है, 7th हाउस को नहीं लेना है क्योंकि वहाँ पे कारको भाव नाशाय लगता है। बाकी 1st, 4th, 5th और 9th, 10th यहाँ पर वीनस अच्छे रिजल्ट्स है, क्योंकि वीनस क्या है, देखो वीनस भी गुरु है, ठीक है, भले ही वो असुरों के गुरु हैं बट वो गुरु हैं, गलत शिक्षा नहीं देते, ठीक है, वो भी एक शुभ प्लैनेट में गिनती हैं उनकी। जहाँ जुपिटर 1.25 लाख दोष खत्म करते हैं, वहाँ पे अगर वीनस लग्न में हो, मतलब 1st हाउस में हो और अच्छे प्लेस्ड हो, किसी नेगेटिव प्लैनेट से ना दृष्ट ना हो, तो ऐसे में जातक को जो है 75,000 दोषों से मुक्त करते हैं। ओके तो ये एक वीनस का भी एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है हर टाइम वीनस नेगेटिव होते हैं, जब वो दुष्भावों में जाते हैं, 6, 8, 12 में जाते हैं। अच्छा 8th हाउस में भी वीनस के गजब के रिजल्ट होते हैं। अच्छा क्यों अच्छे होते हैं? देखिए 8th हाउस क्या होता है, ये जितनी भी रहस्यमयी विद्याएं हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस है पूरी, अध्यात्म से जुड़ता है। अध्यात्म के अलग भाव है, अकल्ट साइंस पे बात कर रहा हूँ मैं। ओके जितनी भी सिद्धियां हैं, ठीक है, जितनी भी अकल्ट साइंस है, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, ठीक है, और मतलब बेसिकली ये तंत्र विद्या हो गई, ये सारी, ये किसके पास है? वीनस के पास है। और वीनस की एक खास बात जो जुपिटर के पास नहीं है, मृत संजीवनी विद्या, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ वीनस मतलब शुक्राचार्य जी के पास है। वीनस इज शुक्राचार्य, ठीक है। तो उनके ऐसे में क्या है, जातक की ना आयु बहुत अच्छी रहती है, उसके अंदर एक वो पावर है। जब भी वीनस ऐसे में आता है, तो अगर ऐसा बंदा अपने हाथ से किसी को मेडिसिन देता है, तो अच्छी से अच्छी बीमारियां ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा जिनका वीनस 8th हाउस में अच्छा प्ले, मतलब अच्छे भावों, अच्छे राशि में बैठा हुआ हो, अपनी मित्र राशि या मूल त्रिकोण राशि या अपनी उच्च की राशि में बैठा हो, तो ऐसा जातक जब अपने हाथ से किसी को दवाई देता है, क्योंकि देवासुर संग्राम में क्या हुआ था, उधर राक्षसों को वासुकी नाग के मुंह के पास भेज दिया गया था और वो हमेशा अपने मुंह से जहर उगल रहे थे, तो उससे राक्षस मरते जा रहे थे। पर शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी, वो बार बार उन राक्षसों को जीवित किए जा रहे थे, अपनी औषधियाँ दे दे के, अपनी दवाइयाँ दे दे के, जड़ी बूटियाँ दे दे के वो उन्हें जीवित करते जा रहे थे। तो ये एक प्लस पॉइंट है वीनस के पास जुपिटर से। जुपिटर के पास मृत संजीवनी विद्या नहीं है जी, बट शुक्राचार्य के पास है, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है वीनस वालों के लिए। और ऐसे में देखो, वीनस अगर जब वीनस प्रधान अगर कुंडली है, जैसे कि मान लीजिए वीनस सभी प्लैनेट में अगर अच्छा है, ठीक है, या समझ लीजिए आत्मकारक है, तो ऐसे में क्या होता है, वो जातक मैक्सिमम उसी गुणों से भरा हुआ होता है जो शुक्राचार्य के पास थे। अच्छा उन्हें सिंहासन चाहिए, उन्हें इज्जत चाहिए, ऐसे शुक्र प्रधान वाले लोगों को उन्हें लग्जरी चाहिए, वो गाइड बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जातक भी सेम वैसा ही रोल निभाता है जिंदगी में। तो वीनस ना मतलब कहीं ना कहीं बहुत मज़ेदार प्लैनेट है जी, जब वेल प्लेस्ड हो ना, तो बहुत ही मज़ेदार प्लैनेट है कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि चमत्कार, आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट लाता आउट ऑफ है। द बॉक्स रिजल्ट। मैक्सिमम जुपिटर और वीनस, ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं कि जिसे कहते हैं ना कि रंग को राजा बनाते हैं। जब भी इनकी दशा अंतरदशा आती है, और हालांकि आज के युग में सबको सावधान रहने की ज़रूरत है एक चीज़ पे, जब भी किसी जातक पे शुक्र की महादशा या अंतरदशा आती है, तो उसे शुक्र की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। अच्छा क्योंकि शुक्र कई बार ना हमें गलत संगति में फंसा देते हैं। कैसे? देखिए, ये कहीं ना कहीं कर्म का विधान है, ठीक है। गलत संगति इन द सेंस कि जो हमारा एम है ना, मिसगाइड हो जाएगा, ईगोस्टिक बना देंगे। क्यों? इनकी स्टोरी है इसके पीछे भी। ये जो शुक्राचार्य हैं, ये भृगु जी के पुत्र हैं, ठीक है, और भृगु ऋषि जो हैं वो इन शुक्राचार्य के गुरु भी हैं जी, ठीक है। वो तो चलो बाद में गए अंगिरा ऋषि के पास, मृत संजीवनी विद्या उन्होंने वहाँ से सीखी, पर जो ये शुक्राचार्य के जो पिता हैं भृगु ऋषि, और जुपिटर के भी जो गुरु हैं वो भृगु ऋषि हैं जी, तो ऐसे में जातक ना लोनली फील करता है, क्योंकि जो भृगु ऋषि को बृहस्पति बहुत अच्छे लगते थे, और अपनी जो संतान है शुक्राचार्य जो थे,
उन्हें वो पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बृहस्पति मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तो शुक्र थे वो कहीं ना कहीं उनसे फीके पड़ते थे, और वो अपने पिता के लिए ये सोचते थे कि ये मुझे क्यों नहीं अपने जैसा बना देते। तो कहीं ना कहीं इस कहानी से कोरिलेट कीजिए कि आपस में जो फादर फिगर है हमारी, उससे आपस में रिलेशन बिगाड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं शुक्र की दशा में। ठीक है, जो अपने होते हैं वो उन्हें अपने नहीं लगते। तो ये शुक्र की दशा का गेम है। तो जिस भी जातक की शुक्र की दशा आ रही है, तो जो रेमेडीज अभी मैंने पहले बताई उन्हें वो परफॉर्म करे, तो शुक्र के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, तो क्या वीनस के थ्रू हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारी जो इनहेरिट प्रॉपर्टी है, जो परदादा दादाओं के टाइम से चलती आ रही है, वो वेल्थ, वो लग्जरी, वो हमें मिलेगी या नहीं? देखिए, फिर ये सारी कॉम्बिनेशंस पे बात है। अच्छा, अगर वहीं 8th हाउस में वीनस अच्छी राशि लेकर बैठे हुए हैं, अच्छे प्लैनेट से दृष्टि पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे जातक को अपनी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलेगी। 101% मिलेगी, क्योंकि 8th हाउस में वहाँ अच्छे माने गए हैं वीनस, और एंसेस्टर प्रॉपर्टी का कारण भी 8th हाउस है। तो इसीलिए वहाँ पे हम बिल्कुल कह सकते हैं, अगर वेल प्लेस्ड हैं तो, कि आपको जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ है, और ये नहीं कि थोड़ी मात्रा में, भले ही उनके रिलेशंस अच्छे रहें ना रहें, बट प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा होता है। अच्छा, हाँ, और उनके फेवर में होता है। तो ये एक 8th हाउस में अच्छे, मतलब आपने क्वेश्चन किया कि कैसे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को ये जज करते हैं। अगर वहीं वो नेगेटिव है, मान लीजिए शनि से दृष्ट हैं, और राहु का प्रभाव, राहु महाराज का प्रभाव पड़ रहा है उन पे, या केतु के साथ कंजक्टेड है, तो ऐसे में क्या होगा, वो नेगेटिव रिजल्ट जो आपके हिस्से में आना चाहिए था वो नहीं आएगा। अच्छा, ऐसे में वो कमी दिखाएगा, वो आते हुए भी कहीं ना कहीं चला जाएगा। नहीं जाएगा, नहीं आएगा, बट जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। अच्छा, उसमें कमी आ जाएगी। देखिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब 8th हाउस में वीनस अच्छा है, ठीक है, अच्छा माना गया है, बट वो नेगेटिव प्लैनेट से जो कहीं ना कहीं कंजक्शन बना रहा है, या कोई भी कंजक्ट होता है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि उस नेगेटिव, क्योंकि ये चीज़ एक प्लैनेट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये बहुत सारे प्लैनेट्स एक साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि 8th लॉर्ड भी काम करेगा जी। ठीक है, अगर 8th लॉर्ड और वीनस दोनों एक साथ हैं 8th हाउस में, तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी उसके नाम पे आनी है। अच्छा, तो ये एक मतलब बेसिक से रोल है। तो इसीलिए मतलब हर प्लैनेट का अपना एक रोल है। जैसे आजकल की एक नॉर्मल लैंग्वेज में जैसी संगत वैसी रंगत। बिल्कुल सही। तो जैसी भी दृष्टि प्लैनेट के ऊपर पड़ेगी, वैसे ही उसके रिजल्ट्स रहने वाले हैं। कोई पॉजिटिव दृष्टि, पॉजिटिव प्लैनेट ने उसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया, तो वो पॉजिटिव होगा। और वहीं अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट अगर दृष्टि डाल रहे हैं या कुछ, देखिए इनकी भी ना एक टीम है, हर प्लैनेट की आपस में टीम बनी हुई है। एक टीम में 4 प्लेयर हैं, एक टीम में 3 प्लेयर है, क्योंकि राहु केतु को हम नहीं लेते। राहु केतु का एक स्वभाव शैडो प्लैनेट्स है। तो पहली टीम में है मार्स, सन, जुपिटर एंड मून, ये टीम ए है। और टीम बी में वीनस, सैटर्न एंड मर्करी। तो ये इन दोनों की आपस में टीम है। जब भी ये अपने मित्र की राशियों में बैठेंगे, ये 4 प्लैनेट और 3 प्लैनेट अगर आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से राशियां, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं। अच्छा, तो अगर वहीं वो अपने शत्रु की राशि में बैठ रहे हैं, जैसे क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन अभी लोग सोच रहे होंगे दिमाग में कि हम कैसे पता लगाएं कि शुक्र अच्छा है या खराब है। बिल्कुल सही। तो ये उसका एक छोटा सा पॉइंट है कि आप इस चीज़ को देखें कि वो किसकी राशि में बैठा है। अगर वो बुध और शनि की राशि में बैठे हैं, शुक्र, या बुध शुक्र या शनि की राशि में बैठे हैं, या शनि शुक्र और बुध की राशि में बैठे हैं, तो ये अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं। अगर ये दूसरी टीम के भावों में जाके बैठ जाते हैं, अगर मान लीजिए शुक्र है और वो मंगल के भाव में बैठे हैं, या फिर जुपिटर की राशि में बैठे हैं, तो उनकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। बस सिर्फ एक राशि ऐसी है वीनस के लिए, वो है मीन राशि। अच्छा, जो कि जुपिटर की राशि है। सिर्फ एक ही राशि में अच्छे हैं वो उनकी उच्च की राशि है, 12th हाउस की, मतलब 12th राशि, मीन राशि उनकी उच्च की राशि है। बाकी कोई भी प्लैनेट इधर उधर जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा। अगर मैं बात करूं कि इस टॉपिक पे अगर हम और भी खींचते जाएंगे, तो आई गेस हमारे आने वाले कितने पॉडकास्ट इसी में बन जाएंगे। हाँ, लेकिन समय की कमी होते हुए आज हम वीनस का चैप्टर कुछ यहीं थाम देते हैं, और आगे हम और भी राशियों के बारे में जानेंगे, और भी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो ऐसे हम और भी पॉडकास्ट में मिलते रहेंगे आपसे। तो अगर हमारे ऑडियंस के पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारे साथ
डिस्कशन ये सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय सिया राम।